राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। एक लाइक तो बनता है ना, जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब भी। हाय, आई एम ग्लैड टू तुमने मुझे यहाँ बुलाया। अब मुझे पता चला तुमने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है, तो मैं यह सरप्राइज सुनकर रह गई। त्रिशा को देखकर साया को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब उसकी बातों से उसके गुस्से को और भी बढ़ा दिया था। त्रिशा को घूरते हुए साया ने मन में ही खुद से कहा, यह नागिन यहाँ क्यों आई है और यह शैतानों के राजकुमार, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है, इसे यहाँ बुला लिया। बोलते हुए साया दोनों को घूर रही थी कि तभी सूर्य ने त्रिशा के हाथ मिलाते हुए कहा, सरप्राइज वो नहीं था जिसे तुम समझ रही हो, सरप्राइज तुम्हें अब मिलेगा। यह सुनकर त्रिशा और खुश हो गई और यह सब देखकर साया को और गुस्सा आने लगा। उसे अब और एक पल भी वहाँ रुका नहीं जा रहा था, इसलिए वह वहाँ से जाने लगी। उसे जाते हुए देखकर सूर्य ने कहा, एक मिनट साया, यहाँ आओ। उसकी बात सुनकर साया रुक गई। तभी त्रिशा की नज़र भी उस पर गई और उसने साया को देख अपनी मुट्ठी बंद कर लिया और उसे घूरने लगी। यह लड़की यहाँ क्या कर रही है, वो भी सूर्य के केबिन में। सूर्य के कहने पर साया रुक गई और वह त्रिशा के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब दोनों ही एक दूसरे को देख रही थी कि तभी सूर्य ने दोनों के बीच त्रिशा का पेंडेंट लटका दिया। पेंडेंट देखते ही त्रिशा की आंखों में चमक आ गई और उसने सूर्य के हाथ से पेंडेंट लेकर उसे देखते हुए कहा, मेरा पेंडेंट मिल गया। मेरा यह पेंडेंट तुम्हें इसी लड़की के पास से मिला ना। मैंने तो पहले ही कहा था इस लड़की ने चोरी किया है मेरा पेंडेंट। त्रिशा अपनी ही धुन में साया को सुनाई जा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि डेविल की आंखें उसे भी गुस्से से घूर रही हैं। ये वही साया उसकी बातें सुनकर उसे हैरानी से देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा भी क्या कर दिया कि वह बार बार उस पर इल्ज़ाम लगाई जा रही है, उसे सुना रही है। कि तभी त्रिशा उसे सुनाते हुए आगे कहा, ऐसे सार, तुमने इस लड़की को बातों में मत आना। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ऐसी लड़कियों को ये लड़कों अपने जाल में फंसाकर बहुत अच्छे से जानती हैं। इसे तो मैं बताती हूँ। वह कहते हुए अपने साया का हाथ उठाया। इससे पहले साया खुद को उसके थप्पड़ से बचाती कि तभी सुरा ने त्रिशा का हाथ पकड़ उसे बीच में ही रोक दिया। यह देखकर साया और त्रिशा दोनों ही हैरान रह गई कि तभी सूर्य ने अपनी कर्कश आवाज़ में त्रिशा से घूरते कहा, हाउ डे यू टच हर। यह सुनकर त्रिशा आबक रह गई। हैरानी का एक झटका साया को भी लगा था। वह सुनने में उसकी नजरें सूर्य से चेहरे पर जम गई। तभी त्रिशा ने सूर्य को देखते हुए घबराते हुए कहा, ये तुम कह रहे हो, ये से हर सॉरी। एक बार फिर त्रिशा को शौक लगा और वह साया को कूटने बोली, मैं इस लड़की को सॉरी क्यों बोलूं, इसकी औकात ही क्या है मेरे सामने। यह कहते हुए उसने अपना हाथ झटका और साया की तरफ बढ़ी, पर तभी सूर्य के दोनों के बीच खड़ा हो गया और साया सूर्य के पीछे खड़ी थी। साया को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे डर लग रहा था, और उसे डर लगे भी क्यों, ऐसी लड़कियों को तो वह अच्छे से सबक सिखाना जानती थी। अगर सूर्य बीच में नहीं आता तो वह ही त्रिशा को उसकी कई बातों का जवाब देती। वह सोचते हुए सूर्य के पीछे से त्रिशा ने गुस्से से लाल पड़ चुके चेहरे को देख रही थी कि तभी सूर्य ने लैपटॉप में एक वीडियो प्ले कर उसे त्रिशा के सामने रख दिया। त्रिशा वीडियो देखकर डर गई। वहीं जब साया ने उस वीडियो को देखा तो उसे गुस्से में खुद से कहा, ओह, इस चुड़ैल ने खुद ही हमारे बैग में अपना पेंडेंट डाला था। अगर हमें पता होता, इस पेंडेंट को हम चोर बाजार में बेचकर सड़क पर भिखारियों को उसके पैसे बांट देते। वीडियो देखकर त्रिशा सूर्य में अपनी नज़र चुराने लगी कि तभी सूर्य की कर्कश आवाज़ उसके कानों में आई, आई एम श्योर तुम नहीं चाहोगे कि यह वीडियो मीडिया में मिले। सूर्य के बोलते ही त्रिशा ने जल्दी से कहा, नहीं है ससार, प्लीज़ ऐसे मत करना। यह सुनकर सूर्य ने कहा, अगर चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो साया से माफ़ी मांगो। उसकी बात सुनकर त्रिशा ने साया को देखा, जो अब उसे अपने होठों पर मध्यम हंसी लिए हंस रही थी। अब साया का ना ऊँट पहाड़ के नीचे अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। ये कहते हुए साया उसे ही देख रही थी। त्रिशा ने एक नज़र सूर्य को देखा और फिर साया को देखते बोली, आई एम सॉरी। तभी सूर्य ने कहा, क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया। यह सुनकर साया ने त्रिशा की ओर
की ही आंखें बड़ी हो गई और साया ने सूर्य को देखकर कहा, अरे वाह शैतानों के राजकुमार, तुमने तो कमाल ही कर दिया, इस जहरीली नागिन से फन कुचल दिया। वहीं त्रिशा ने सूर्य की बात पर मन ही मन खुद से कहा, सूर्य तुमने जो आज मेरी बेइज्जती की है ना, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और इसकी लड़की की तो मैं इतनी औकात जरूर दिखाऊंगी एक दिन। उसने गहरी सांस ली और साया से कहा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सूर्य ने साया की तरफ देखा तो साया ने सिर हिला दिया और यह देखकर सूर्य ने त्रिशा से कहा, तुम जा सकती हो। इसके यह बोलते ही त्रिशा पर पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाते ही साया की हंसी छूट गई और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसते देखकर सूर्य भी स्माइल करने लगा और उसे देखकर हुए पास जाने लगा। जब साया ने सूर्य को अपने पास आते देखा तो अपने कदम पीछे लेने लगी। वे दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और सूर्य के आगे बढ़ते कदमों के साथ साया अपने कदम पीछे लेने लगी थी कि तभी वह दीवार से टकरा गई। दीवार से टकराते ही उसकी सांसें अटक गई और वह वहाँ से जाने लगी कि तभी सूर्य ने उसके जाने का रास्ते को बंद करते हुए दीवार के दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए और उसके ऊपर झुकने लगा। यह देखकर साया की पलकें श्रम से झुक गईं और उसके चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सूर्य उसके करीब चला गया और उसके कान में धीरे से अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए सिडक्टिव आवाज में कहा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बोलते उसकी सांसें साया के गाल और कान पर पड़ रही थी। साया उसकी नज़दीकियों से बेचैन हो गई थी। उसने अपनी साड़ी की मुट्ठी में भर लिया था। वो तभी उसे बेचैन करते हुए सूर्य अपनी नाक से उसके गाल को छूने लगा। उसने एक हाथ से साया के चेहरे को अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके माथे पर अपना माथा जोड़ दिया। यह होते ही साया की सांसें और तेज हो गईं और उसके मुंह से निकल रही गर्मी सूर्य के होठों पर पड़ने लगी कि तभी उसने अपने हाथ से उसके गाल पर प्यार से छूते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सारी परेशानियां मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सूर्य की बातें साया को अपनेपन का एहसास करवा रही थी। इससे इतने करीब रहकर और उसकी ऐसी बातें सुनकर साया ने हिम्मत का कहा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। यह सुनकर सूर्य ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, कहो। यह सुनकर साया ने कहा, आप हमारे साथ ऐसे, हम तो सिर्फ एक, और आप तो हमारे। उसे अटक अटक कर बोलते देखकर सूर्य समझ गया कि वह क्या जानना चाहती है और तभी उसने साया को पलटकर उसे दीवार से लगा दिया और उसके कान पर किस करते हुए कहा, यू आर माइन साया, यू आर माइन। उसके यह कहते ही साया की आंखें बंद हो गईं और उसके कांपते होठों पर एक एडोरेबल स्माइल आ गई। सूर्य के होठ भी उसके कान से फिसलकर उसके गाल से होते हुए उसकी नेक पर आ गए, जिससे साया उसकी भाव में ही कसमसाने लगी। उसे कसमसाते देखकर सूर्य ने उसे अपने सामने किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके करीब जाने लगा कि तभी साया ने कहा, क्या आपको हमसे प्यार हो गया है? यह सुनते ही सूर्य रुक गया और उसे दूर होकर उसे देखने लगा। प्यार? सूर्य ने कहा तो साया ने आंखें खोलकर उसे देखा। थोड़ी देर पहले जिन आंखों में उसे खुमार और अपने लिए लगाव दिख रहा था, अब उन आंखों में सवाल दिख रहा था। साया को कुछ समझ नहीं आया कि सूर्य उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी सूर्य ने उसे देखते हुए कहा, प्यार? यह तुमसे किसने कहा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? उसकी बात सुनकर साया हैरान हो गई और उसके चेहरे का रंग बदल गया और तभी उसने सूर्य की नज़रें मिलाते हुए कहा, फिर यह सब क्या है? आपका हमारे इतने करीब आना, हमारी मदद करना, हमारे सम्मान के लिए हमारे साथ खड़े रहना, हमारे लिए लड़ना, यह सब क्या है? उसकी बात का जवाब देते हुए सूर्य ने कहा, क्योंकि अब तुम मेरी हो और तुम्हारे लिए मैं यह सब करूँगा। तभी साया ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, एक सेकेंड, हमें कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ हमें सही समझाइए, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते हैं? यह बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए कि तभी सूर्य ने उसकी बात पर कहा, नो, मैं तुमसे तो क्या किसी से भी प्यार नहीं करता। मेरे प्यार फैमिली और मेरी माँ के लिए है। यह सुनकर साया को धक्का लगा
और वह असमंजस में उसे देखने लगी। उसे देखते हुए सूर्य ने आगे कहा, आई एक्सेप्टेड कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। फिर तुम पहली बार किसी ऐसी लड़की हो साया जिसे मुझे अपने सामने झुकाया है। मुझसे एक बार नहीं 2 बार माफ़ी मंगवाई है। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए मुझे डांटा है, मुझसे नाराज़ हुई, पर फिर भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं गलत था और तुम सही। तुम्हें अपने सामने झुकाने की मेरी इस जिद ने तुम्हें मेरा जुनून बना दिया। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझसे नज़रें मिलाकर बात की, और अब मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाकर तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। यह सुनकर साया अवाक रह गई। उसकी आंखों में धड़ धड़ आंसू गिरने लगे। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी उन लम्हों के बारे में सोचती है जो उसके साथ बिताए थे। उसने धीरे से अपने हाथ उठाया और अपने आंसुओं को पोंछा। तभी सूर्य उसे रोते देखकर उसके पास आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी ज़िंदगी में अब मैं हूँ। मैं तुम किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर साय ने उसे जोर से धक्का दिया और उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, किस हक से सब कह रहे हैं आप? हम हैं कौन आपकी? किस हक से आप हमें अपने साथ रखने की बात कर रहे हैं? हाँ, आपने हमें उन लड़कियों जैसा समझा है क्या जो ऐश और आराम की ज़िंदगी के लिए किसी भी अमीर आदमी की मिस्ट्रेस बनने के लिए तैयार हो जाती है? लिसन मिस्टर SSR, हम उस लड़कियों जैसा समझने की भूल मत करना, और आइंदा से हमें छूने की भी कोशिश की तो। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सूर्य ने उसकी बाह पकड़ उसे अपने करीब करते हुए कहा, क्या? हाँ क्या? लिसन मिस साया मुखर्जी, एक बात अच्छे से समझ लो, यू आर माइन, अंडरस्टूड? सूर्य के कहे ये 3 शब्द साया के अंदर उसका डर भर गए थे। उसके चेहरे को कठोरता और उसका इस तरह उसके ऊपर हक जताना एक बार फिर उसे बेचैन कर रहा था। सूर्य की बातों का असर हो रहा था, पर वो अपनी यह साइड उसे दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप इस तरह, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सूर्य ने उसे बीच में रोकते हुए कर्कश आवाज़ में कहा, उसे पकड़े हुए दीवार पर सटा दिया। फिर उसकी आंखों में देखते उसने कहा, तुम्हें छूने का, तुम्हारे पास आने का, तुम्हारे साथ रहने का अगर किसी को हक होगा तो वो सिर्फ मैं हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखने का। इसके लिए बहुत लड़कियाँ हैं, पर मैं ऐसे शौक़ नहीं रखता। और रही तुम्हें अपना बनाकर रखने का, तो मैं तुमसे एक ऐसा रिश्ता जोड़ूंगा जिसे तुम मानना ही पड़ेगा, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। साया खामोशी से उसकी बात सुन रही थी, पर अब उसका पैशंस जवाब दे रहा था। उसने उसी तौश में सूर्य के नजरें मिलाते हुए कहा, हम ऐसा किसी भी रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहते जो प्यार से ना बना हो। प्यार प्यार प्यार, किस बात प्यार की बात कर रही हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? सूर्य ने चिल्लाते हुए कहा तो साया ने उसकी बात पर कहा, हमें रूह का रिश्ता चाहिए, ना कि जिस्म का। हमें यहाँ जगह चाहिए थी, यहाँ। ये कहते हुए साय ने एक उंगली सूर्य के सीने पर रख दी तो सूर्य ने उसे हैरानी से देखने लगा। उसकी पकड़ साया पर ढीली हो गई। वह कुछ कहता कि तभी साया ने कहा, पर अब हमें आपके साथ कोई सा भी रिश्ता नहीं रखना। आपने जो अब तक हमारे साथ किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहते हुए साया ने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और वैसे ही आगे कहा, और अब आप हमसे दूर रहिएगा। हम आपकी एम्प्लॉइज़ हैं और हम आपके एम्प्लॉयज़ हैं और आप हमारे बॉस। अगर आगे से हम मर भी रहे होंगे तो भी हमारी कोई मदद मत कीजिएगा। हम नहीं चाहते कि आगे से आप कभी भी हमारी मदद के बहाने हमारे करीब आए। हम आपके एहसानों तले दबकर आपको अपना शरीर बेच नहीं सकते। जैसे जैसे वो बोल रही थी, सूर्य की भौहें सिकुड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्से की आग से लालिमा छाने लगी थी। जब उसे और सुना नहीं गया तो उसने साया पर चिल्लाते कहा, ओ शट अप! आप ये क्या बोलने जा रही हो तुम? मैं तुम्हारा शरीर पाना चाहता हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो साया मुखर्जी?
तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे बारे में ऐसा कुछ बोलने की। अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना ही होता तो वह मैं उसी दिन उठा लिया होता जब मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे। समझी तुम बेवकूफ़ लड़की। उसकी डांट सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह ना चाहते हुए भी उसके सामने रोने लगी। उसे रोते देखकर सूर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें खोलकर उसे देखा और उसका चेहरा अपने हाथों में भर के उसकी आंसू पोंछने लगा और उसे समझाते हुए कहा, तुमसे पहले कहीं कोई मेरे इतने करीब नहीं आया। मैं किसी के इतने करीब गया नहीं हूँ। तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बेचैन कर जाते हैं। ये कहते हुए उसने साया को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसने कहा, तुम्हें टाइम लेना है। लो, अच्छे से सोच कर जवाब देना। मुझे तुम चाहिए साया। तुम जुनून हो मेरा। तुम्हें तोड़ने की मेरी इस जिद ने तुम्हें मेरा जुनून बना दिया है। मुझे तुम चाहिए, हर कीमत, हर शर्त पर। यह कहते हुए उसने अपने दांतों को भींच लिया तो वही साया उसकी बातें सुनकर और टूट गई थी। वह उसकी बाहों में सिमटी खड़ी रो रही थी। सूर्य की ही दीवानगी उसे समझ नहीं आ रही थी। अगर उसे कुछ समझ आ रहा था तो वह था कि उसने उसे प्यार नहीं करता। वो उसके दिमाग में है लेकिन दिल में नहीं। और यही बात साया को अंदर ही अंदर मार रही थी कि वो उसके दिल में रहना चाहती है, उसके प्यार में जीना चाहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूर्य के साथ उसका यह कैसा रिश्ता है। जिस्म का, जिद का, प्यार का या जुनून का क्या था वो उसकी, और यह दुनिया वालों के सामने जिसे किस रिश्ते से इंट्रोड्यूस करवाएगा। यह सारी बातें सोच सोच कर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। इंजरी उसके सिर में पहले से ही थी इंजरी, और अब ये सारी बातें उसको टॉलरेट नहीं हो पा रही थी। तभी वह अचानक उसकी बाहों में निढाल हो गई। उसके जिस्म को ढीला पड़ते देख सूर्य ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा देखा तो वह बेहोश हो चुकी थी। यह देखकर उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और केबिन में ही बने सीक्रेट रूम में ले गया। साया पहले ही उस रूम में आ चुकी थी जब सूर्य ने उसे खुद के कपड़े बदलने के लिए उस रूम में भेजा था। उसने साया के गालों पर थपथपाते को कहा, साया आंखें खोलो साया, साया होश में आओ। उसके पुकारते पर भी वह बेहोश ही रही। फिर तभी सूर्य ने उसे बाहों में भर लिया और खुद से कहा, पहले वो और तुम नहीं, पहले वो और अब तुम नहीं। वो चली गई पर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी मर्जी से ना, बिना मर्जी से तुम्हें रहना मेरे साथ ही होगा साया। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़िद्दी हो, इतनी आसानी से नहीं मानोगी, इसलिए मुझे वो करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। ये कहते हुए उसके चेहरे पर रहस्यमय भाव आ गई। वहीं उधर शाम होते ही संभव रक्षे के साथ होटल रूम पहुंच गया था। उसके माइंड में अभी भी सांची ही थी। वह इसी के बारे में सोच ही रहा था। वे दोनों बैठे मिस्टर मल्होत्रा के आने का वेट कर रहे थे कि तभी रक्षण के टाइम देखकर कहा, इतना टाइम हो गया है, मल्होत्रा अंकल क्यों नहीं आए अभी तक? यह सुन संभव ने भी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा, लगता है ट्रैफिक में फंस गए हैं। उसकी बात पर रक्ष ने सिर हिलाकर सहमति जताई और तभी संभव को कुछ याद आया और उसने रक्ष की तरफ देखते हुए कहा, घर में सबको कब बताएगा अपने और महिका के बारे में? उसके पूछने पर रक्ष ने कहा, डैड के आने के बाद मैं सबसे बात करूँगा। यह सुन संभव मुस्कुराते लगा तो रक्ष ने कहा, और तेरा क्या, तुझे कोई मिला या नहीं? उसकी बात पर संभव मुस्कुराने लगा। फिर उसकी तरफ देखते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि तभी रूम का दरवाज़ा खुला और दोनों ने उस तरफ देखा। बिजनेस सूट में एक खूबसूरत लड़की दोनों के सामने खड़ी थी। उसके होठों पर स्माइल थी, आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे पर चमक। जहां वो दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी वहीं वे दोनों उसे देखकर हैरान थे। उसके लिए वह चेहरा अनजान नहीं था। वे उसे बहुत अच्छे से पहचानते थे। संभव जैसे उसे देखकर कुछ बोलने को हुआ तभी सामने खड़ी लड़की ने कहा, डैड एक बिजनेस पार्टी के लिए गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। हाय, आई एम साची मल्होत्रा, डॉटर ऑफ शांतनु मल्होत्रा। यह कहते हुए उसने संभव की तरफ हाथ बढ़ाया। वह अभी भी उसे हैरानी से आगे बढ़े किए देख रहा था। रक्ष भी शॉक्ड पर उतने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसने जब संभव की तरफ देखा तो वह सांची को घूर रहा था। यह देखकर उसने उसे अपने कंधे से
मारा तो वह सेंस में आया और सांची ने हाथ मिलाते कहा, तो तुम सांची में उतराओ, एसएसआर क्यों ज्वाइन किया था तुमने? संभव का डायरेक्ट सवाल सुनकर सांची मुस्कुराई और उसने शालीनता से कहा, यहाँ मैं एम्प्लॉयज़ नहीं, कंपनी की मैनेजर डायरेक्टर हूँ और ये मीटिंग हमारे कोलैबोरेट प्रोजेक्ट के लिए है। तो आई एम राइट मिस्टर रक्ष? इतनी इस उसकी बात पर रक्ष ने हाँ में सिर लाया तो सांची ने संभव की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिन्हा मीटिंग शुरू करें? उसकी बात पर संभव ने उसे देख रहा था और उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? वहीं रक्ष धीरे से मुस्कुराने लगा। संभव ने उसे तिरछी नज़रों से देखा तो उसने अपने एक्सप्रेशंस ठीक किए। तीनों ने मीटिंग शुरू की और प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे। वहीं दूसरी तरफ सूर्य साया के साथ आश्रम आ गया था। उसने गाड़ी के ब्रेक लगाए तो साया सीट बेल्ट खोलने लगी। यह देखकर सूर्य ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। तो उसकी बात पर साया ने जल्दी करते हुए कहा, पर हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। उसके यह बोलते ही सूर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया तो साया ने तीखी नज़रों से उसे देखा। उसकी आंखों में देखते हुए सूर्य ने कहा, मुझे इस तरह मत देखो, वरना मैं अपने पर आया तो मुझे हैंडल नहीं कर पाओगी। यह कहकर उसने साया का हाथ पकड़े हुए उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ उसके चेहरे को अपने नज़दीक करके कहा, मुझसे दूर जाने की मत सोचना, ना कोशिश करना। बहुत जल्द तुम मेरे साथ रहोगी, इसके लिए खुद को तैयार कर लो। उसकी बातें सुनकर साया की आंखें बड़ी हो गई और वह आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। तभी सूर्य ने अपने दूसरे हाथ से अंगूठे को उसके होठों पर फैलाया और कहा, तुम पर, तुम्हारी हर चीज़ पर सिर्फ मेरा मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मैं अपने एहसास से तुम्हारे अंदर इस कदर भर दूंगा कि तुम मेरे सिवा किसी और के बारे में सोच तक नहीं पाओगी। यह सब बोल रहा था कि तभी गर्म सांसें साया के चेहरे पे पड़ी। वह अपनी नज़दीकों से एक बार फिर कमज़ोर पड़ लगी। उसकी आंखें एक बार फिर डबडबा गईं कि तभी सूर्य ने फासले को मिटाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और तभी साया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर लुढ़क गए। यह उसके एहसास से खुद को नहीं बचा पाई। साया अपने खुद सूर्य के एहसासों से नहीं बचा पाई और एक बार फिर उसके सामने कमज़ोर पड़ गई। वह सूर्य को अपने पैशन दिखा रहा था सूर्य अपना पैशन दिखा रहा था जिसका सामना वह 10 मिनट भी नहीं कर पाई और उसके सीने पे हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगी। वह जानता था साया अभी इंजर्ड है, उसे हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने भी उसकी रेजिस्ट को स्वीकार कर लिया और उसे छोड़ दिया। उसने अपने माथे को उसके माथे से जोड़ दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में घुल रही थी।
क्यों कर रहे हो मुझे खुद से दूर? क्यों कर रही हो खुद मुझे खुद से दूर? क्यों नहीं मेरी हो जाती तुम? उसके यह कहने पर साया ने कुछ नहीं कहा। तभी सूर्य ने उसके माथे पर चूमते हुए इसके अलग हो गया तो साया बिना एक पल की देरी किए गाड़ी से उतरकर चली गई। साया को जाते हुए देखकर सूर्य ने खुद से कहा, मुझसे बचकर जाओगी कहाँ? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। वहीं साया ने अपने कमरे में जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया और दरवाजे से टिककर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और रोते हुए खुद से कहा, हमने हमने सोचा भी कैसे लिया कि आप हमसे प्यार करेंगे? हम खुद को कैसे भूल गए हम खुद की पहचान कि हम एक मामूली लड़की हैं जिसकी कोई पहचान नहीं। और वो एसएसआर जिसका नाम ही ब्रांड हो, उसके शौक भी तो ऐसे ही होंगे। उनके आगे पीछे हज़ारों लड़कियां घूमती हैं, फिर क्यों वो एक आम लड़की से प्यार करेंगे? ये कहते हुए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर अपने आंसू पोंछते उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके एक नज़र अपने वजूद पर डाली और सिसकते हुए से बोली, साया मुखर्जी, घिन आती है हमें तुमसे। तुम ऐसे एक अमीर आदमी की एक मिस्ट्रेस बन सकती हो? कैसे कैसे बिना कुछ सोचे समझे तुमने उस आदमी को अपने दिल में बसा लिया जो तुम्हें प्यार ही नहीं कर सकता। फिर तुम उसकी ज़रूरत हो। वो तुम्हें अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है। तुम कभी उसकी मोहब्बत नहीं बन सकती। सिर्फ ज़रूरत हो तुम उसकी, सिर्फ ज़रूरत। एक बार फिर वह खुद पर ही रोने लगी और रोते हुए वह बैठ गई। वहीं उधर होटल रूम में मीटिंग ओवर हो गई थी। रक्ष ने सांची से हाथ मिलाते हुए कहा, मिस मल्होत्रा, आपके साथ काम करके हमें बहुत खुशी होगी। उसकी बात पर सांची ने मुस्कुराते कहा, मुझे भी। ठीक है, तो अब हमारी अगली मुलाकात एसएसआर कॉरपोरेशन में होगी। रक्ष की बात पर सांची ने सिर हिलाते हुए कहा, श्योर। इस भी सारे टाइम संभव सांची को ही कूट रहा था। उसकी नजरें एक सेकंड के लिए भी उस पर से नहीं हटी थी। तभी रक्ष कुछ और बात करने के बाद भी सी यू सून कहकर चला गया। उसके जाने के बाद सांची भी उठकर जाने लगी कि तभी संभव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही सांची ने आगे बढ़ते हुए कदम रुक गया और उसने पलटकर सवालिया नज़रों से उसे देखा तो संभव ने उठते कहा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? उसकी बात पर सांची ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही थी। मैं उन सवालों को इग्नोर कर रही थी जो आपकी मीटिंग से रिलेटेड नहीं थे। यह सुनकर संभव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अब तो मीटिंग ओवर हो गई, तो अब मैं क्या तुमसे इनफॉर्मली पेश आ सकता हूँ? उसकी बात पर सांची ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नो, मैं अब मैं आपकी एम्प्लॉयज़ नहीं हूँ। एक कंपनी मनी एमडी हूँ। एक कंपनी एक कंपनी की एमडी हूँ, तो आप मुझसे इनफॉर्मली पेश नहीं आ सकते। हाँ, पर हम बात ज़रूर कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध दिए तो वहीं उसका यह एटीट्यूड संभव को गुस्सा दिला रहा था। उसने सांची की दोनों बाह पकड़ी और उसे दीवार पर लगा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीसकर बोला, एसएसआर क्यों ज्वाइन किया था तुमने, बताओ? तुम एसएसआर कॉर्पोरेशन में क्यों आई थी? क्या मकसद था तुम्हारा? यह सुन सांची ने उसे नज़र मिलाते हुए कहा, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। अब छोड़िए मुझे जाना है। यह सुनकर संभव को और गुस्सा आ गया। उसने सांची के हाथ को और कस के पकड़ते हुए कहा, जब तक तुम मेरे सभी सवालों का जवाब नहीं दोगी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर सांची ने उसे घूरने लगी कि उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मुझे, नहीं तो मैं क्या चिल्लाऊंगी और स्टाफ को बुलाऊंगी। सांची की धमकी सुनकर संभव होठों को टेढ़ा करती जैसे मुस्कुरा उसी एटीट्यूड में बोला, मिस सांची मल्होत्रा, तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, पर तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती तब तक तुम मेरे सारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती। यह सुनकर सांची ने तेज आवाज़ में कहा, क्या जानना है आपको? मैंने एसएसआर क्यों ज्वाइन किया? यही ना? तो सुनिए, मैंने आपकी कंपनी को कोई भी
इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए ज्वाइन नहीं किया था। मैं वहाँ एक एम्प्लॉयज़ के तौर पर काम करके काम सीख रही थी और मेरे डैड ने मुझे चैलेंज किया था कि अपनी कंपनी ज्वाइन करने से पहले मैं उन्हें एसएसआर में इंटर्नशिप करके दिखाऊं। मैं बस वही कर रही थी और इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाई। अगर मैं बता देती कि मैं सांची मल्होत्रा हूँ तो कोई भी मुझे एक नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट नहीं करता। सांची की पूरी बात सुनकर संभव थोड़ा नॉर्मल हुआ और उसकी पकड़ भी सांची पर ढीली हो गई और तभी सांची ने झटके से उसके दोनों हाथ नीचे कर दिए और उसकी आंखों में देखते कहा, अगर अब आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? उसके पूछने पर संभव नहीं धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। सांची अपना बैग लेकर और फाइल उठाकर जाने लगी कि तभी संभव उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो तुमने कहा अगर वह सच है तो कोई बात नहीं, बट अगर कुछ और इरादा हुआ तुम्हारा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है ना मिस सांची मल्होत्रा? उसकी बात सुनकर सांची पीछे मुड़ी और उसे देखते हुए बोली, मैं डरती नहीं आपसे क्योंकि मेरी कोई गलत इरादा नहीं है। था, मैं जानती हूँ मैं सही हूँ और अच्छे एक इंटेंशन से मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था। आप चाहें तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। गुड लुक। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। संभव उसे जाते हुए देखता रह गया। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, आई होप सो, जो तुम कह रही हो वही सही हो। यह कहकर वह भी वहाँ से चला गया। जब वह बाहर आया तो रक्ष ने उसे देखते हुए कहा, तुझे आने में इतनी देर क्यों लग गई? कहाँ रह गया था तू? उसकी बात पर संभव ने कार में बैठते हुए कहा, मैं वॉशरूम गया था। यह सुनकर रक्ष होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराया और वह भी दूसरी तरफ से जाकर कार में बैठते हुए बोला, अच्छा वॉशरूम। संभव ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। वह मुस्कुरा रहा था। ये देखकर उसने नज़रें सीधी करते हुए कहा, कुछ फालतू सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझा? तो रक्ष ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, अब तक तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, पर तेरी ये बात सुनकर तूने मुझे कुछ फालतू सोचने पर मजबूर ज़रूर कर दिया। उसकी बात संभव ने आगे कुछ नहीं कहा और फिर सिर हिलाकर रह गया। वहीं उधर राहिजादा पैलेस में सभी डिनर कर रहे थे पर चीकू वहाँ नहीं थी। तभी चित्रा डाइनिंग टेबल के पास आते हुए बोली, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, कल से खुद को कमरे में बंद कर रखा है, खाने के बुलाओ तो वो आती नहीं। यह सुनकर दुआ ने उसे समझाते हुए कहा, क्यों परेशान हो रही है इतना? उसका मन नहीं होगा? जब मन होगा तो खुद आकर खा लेगी। तभी महिला ने भी दुआ के साथ देते हुए कहा, चित्रा तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। दुआ सही कह रही है, आराम से बैठकर तुम डिनर करो, वह बाद में खा लेगी। कि तभी बीच में महिका ने कहा, मासी चीकू का खाना मैं उसके कमरे में लेकर जाऊं? तो उसकी बात पर आयशा ने कहा, नहीं, अगर वह अकेले रहना चाहती है तो उसे थोड़ा देर रहने दो, तुम अपना डिनर करो। उसकी बात पर महिका ने सिर हिलाया और चुपचाप खाने लगी। वहीं इतनी देर में सबकी बातें सुन रही यश ने खुद से कहा, ये लड़की मैं जानता हूँ, तुम उसकी वजह से मुझे तुमसे बात करनी होगी। वह सबकी बातें सुनकर खामोश बैठा। सूर्य पर जब दुआ की नज़र गई तो उसे इतना शांत देखकर उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या सूर्य किसी बात से परेशान है? वे इतनी देर से चुप चुप क्यों हैं? हमें उनसे बात करनी होगी। डिनर के बाद दुआ सूर्य के पीछे पीछे उसके रूम में चली गई और अंदर जाकर उसने सूर्य से कहा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? आवाज़ सुनकर सूर्य ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने दुआ खड़ी थी और वह उसके पास आते हुए बोला, मैं ठीक हूँ माँ, आपको किसने कहा मैं परेशान हूँ? उसकी बात पर दुआ ने कहा, हमसे किसी ने नहीं कहा। एक माँ और बच्चों का चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि वह किस स्थिति में है। यह सुनकर सूर्य ने दुआ का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? उसके पूछने पर दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, हम कैसे हैं ये आप खुद ही देख लें। आपका जिसका जवान बेटा अभी तक कुंवारा हो वह माँ कैसी हो सकती है? तो आप क्या चाहती हैं? सूरज ने दुआ की बात पर कहा। यह सुनकर दुआ ने तपाक से कहा, आप शादी के लिए हाँ कर दें। उसकी बात पर सूर्य ने कहा, तो आप चाहती हैं मैं शादी कर लूँ? यह सुनकर दुआ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हमें बहू चाहिए। सूर्य और अपनी दादी माँ के बारे में भी तो सोचो, उनकी भी यही इच्छा है और तुम सबकी शादी हो जाए। यह सुनकर सूर्य के नीचे नज़र नीचे की वही कहा, ठीक है,
उसके यह कहते ही वह खुश हो गई और उसने सूर्य का चेहरा अपने हाथों में भरा। क्या सच में आपने शादी के लिए हाँ कर दी? तो सूर्य ने हाँ सिर हिला दिया। तभी दुआ ने उसके माथे पर चूमकर उठते हुए कहा, हम अभी ये बात सबको बता कर आते हैं। यह कहकर वहाँ से चली गई। उसके चेहरे पे खुशी को देखकर सूर्य भी मुस्कुराने लगा। इधर यश किचन में खाने की प्लेट लगा ही रहा था। उसे चीकू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसने गुस्से में खुद से कहा, लिटिल रेड, तुम इतनी जिद्दी क्यों? कोई खाने पर गुस्सा करता है क्या? तुम्हारी नाराज़गी मुझसे है, गुस्सा तुम खाने पर निकाल रही हो बेवकूफ़ लड़की। मैं भी देखता हूँ तुम यह खाना कैसे नहीं खाती। यह कहकर वह खाने की प्लेट लेकर चीकू के कमरे की तरफ चला गया। उसके कमरे के पास आकर उसने डोर पर नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। यह सुनकर यश दरवाजे को घूर कर देखने लगा। उसने और 2-3 बार नॉक किया तो चीकू ने थक हार कर दरवाज़ा खोला। उसके दरवाज़ा खुलते ही यश बिना वार्निंग दिए अंदर आ गया और अंदर से डोर को बंद कर लिया। चीकू यश को देखकर चौंक गई। उसने घबराते हुए कहा, आप मेरे कमरे में क्या आए? जाइए ना यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। यह सुनकर यश ने खाने की प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा, चुपचाप खाना खाओ। तो यह सुन चीकू ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। उसकी बात पर यश ने गुस्से से कहा, मैं भी देखता हूँ तुम यह खाना कैसे नहीं खाती। यह कहते हुए उसके पास आ गया और तो चीकू से अपने पास आते देखकर पीछे हट गई। पर तभी वह दीवार से टकरा गई। वह जाने लगी तो यश ने उसका दोनों तरफ से रास्ता रोकते हुए कहा, अब कहाँ जाओगी? चीकू ने इसे देखा और डरते हुए कहा, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तभी यश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्यों जाने दूँ तुम्हें? मैं कहाँ नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। यश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। क्यों जाने दूँ तुम्हें? तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। उसकी बात सुनकर चीकू हैरान रह गई। वह आंखें बड़ी कर उसे देख रही थी कि तभी यश ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखते हुए कहा, लिटिल रेड, चलो डिनर कर लो। चीकू ने उसकी आंखों में देखते हुए मुंह बनाकर कहा, नहीं मुझे नहीं खाना। तो उसकी बात पर यश ने कहा, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। यह सुनकर वह और डर गई और उसने चौंक कर यश को देखा और जल्दी से बोली, ठीक है मैं खाना खाती हूँ, आप प्लीज़ दूर रहिए। यह कहते हुए उसने यश का हाथ हटाया और जाने लगी कि तभी यश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच उसे पीछे से अपनी भाव में बोलते हुए उसने कहा, दूर तो मैं तुम्हें नहीं रह सकता लिटिल रैबिट, लिटिल रैट है। यह कहकर उसने चीकू के गाल पर किस किया और वह फिर चौंक गई। तभी यश ने उसे छोड़ दिया। वह जल्दी से टेबल के पास आ गई और काउच पर बैठकर खाने लगी। यश भी उसके सामने जाकर बैठ गया, उसे खाते हुए देखने लगा। यह देखकर चीकू ने खाते हुए कहा, अब तो मैं खा रही हूँ ना, फिर आप अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहे हैं? उसकी बात पर यश ने स्माइल करते हुए कहा, तुम खाना खा लेती तो मैं चला जाऊँगा, आप जल्दी से ख़त्म करो अपना खाना। इसके आगे चीकू ने कुछ नहीं कहा और उसे देखते हुए खाने लगी। यश मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था कि तभी चीकू ने उठते हुए कहा, हो गया, मैंने खा लिया, आप चाहिए आप। यह कहकर यश मुस्कुराया और अपनी जेब में कुछ निकालकर चीकू के सामने रखते हुए कहा, लिटिल रैट, ये तुम्हारे लिए। चीकू ने जब उसके हाथ में चॉकलेट देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वे और इसके हाथ से चॉकलेट लेते हुए खुशी से बोली, चॉकलेट, आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं? यश ने हाँ में पलकें झपका दी। उसे पता था चीकू को कैसे खुश करना है। एक चॉकलेट ही ऐसी चीज़ थी जिसे देखकर चीकू कितनी भी टेंस माहौल क्यों ना हो वो खुश हो जाती थी। वह चॉकलेट अनरैप कर खाने लगी कि तभी यश ने उसे कहा, मुझसे शेयर नहीं करोगी? यह सुनकर चीकू ने उसकी तरफ देखा। चॉकलेट आधी उसके मुंह में थी और आधी बाहर और वह उसे बेचारे से देख रही थी। उसे देखते हुए उसने मन ही मन खुद से कहा कि अब चॉकलेट इनसे शेयर भी करनी पड़ेगी। वह अभी यह सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी कमर के पीछे फील हुआ। उसने नज़र नीचे कर देखा तो यश ने उसकी कमर पकड़ी हुई थी और तभी उसने उसकी कमर को अपनी तरफ खींचते हुए वह अपनी करीब आ गई, उसके करीब आ गई। यश के होठों पर शरारत भरी स्माइल थी और वह शरारत से उसे ही देख रहा था कि तभी उसने चीकू के ऊपर
झुकते हुए उस आधी चॉकलेट को अपने अंदर ले लिया। अचानक उसके यह करने से चीकू हैरान रह गई कि तभी उसने फील किया कि वह अब उसे किस कर रहा है। यह फील करते ही उसकी आंखें बंद हो गई और वह उसे किस करते हुए बेड के पास आ गया। वह उसे अपनी बाहों में भरे हुए उसके लेकर बेड पर गिरा तो चीकू के हाथ उसके कंधे पर गर्दन पर मजबूत हो गए। तभी यश ने उसे बाहों में भर लिया और उसे पलटते हुए अपने ऊपर उसके ऊपर आ गया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, मुझसे दूर भागना छोड़ दो लिटिल रेड। पर चीकू ने कुछ कहना चाहा, तभी यश ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, आज मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ। क्या तुम किसी और के साथ खुश रह पाओगी? क्या तुम किसी और के साथ इस तरह रह पाओगी? क्या तुम किसी और के साथ मेरी तरह लड़ पाओगी? क्या तुम किसी और से प्यार कर पाओगी? चीकू उसे देखते उसकी बातें सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सवालों का वह क्या जवाब दे। उसे कुछ समझ आया था तो वह था किसी और से, और वह उसके मुंह से भी निकला, जिसे सुनकर यश ने प्यार से उसके गाल पर सहलाते हुए कहा, हाँ, किसी और से। उसके यह कहते अगले पल ही चीकू ने कसकर उसे हक कर लिया तो यह देखकर यश हौले से मुस्कुरा दिया और उसे बाहों में भरते हुए उसने कहा, मैं जानता था तुम्हारे अंदर मैं हूँ, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं था। ये सुनकर चीकू ने उसके गले लगे हुए कहा, मैं किसी और के साथ? नो, मुझे कोई और नहीं चाहिए। मैं नहीं जाना चाहती किसी और के भी साथ। नो, प्लीज़ मुझे कभी किसी के साथ मत भेजिएगा। ये कहते उसने यश को और कस के हक कर लिया तो यश की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने भी चीकू को और कसकर अपनी बाहों में बढ़ते हुए उसके सिर पर किस कर दिया। लिटिल रेड, यू आर माइन। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता और ना मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। यह कहकर उसने चीकू का चेहरा देखते हुए कहा, क्या मेरा तुम्हें किस करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? उसकी बात पर चीकू ने नजरें झुकाते हुए मुंह बनाकर यश के सीने पे अपनी उंगली से सर्कल बनाते हुए बोली, वो पता नहीं, अच्छा, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। उसने जल्दी से कहा तो यश ने उसके देखकर बहुत सिकुड़ते हुए कहा, क्यों अजीब क्यों? उसके पूछने पर चीकू ने नज़र झुकाए हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि आपके किस करने से मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपके करीब आने से मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। फिर जब आप मुझसे दूर चले जाते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्सा। वह यह कहते हुए अपने होठों का पाउट बना लिया और धीरे से पलकें उठाकर उसे देखा तो यश उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। यह देखकर उसने जल्दी से दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया तो यश हंसने लगा। तभी चीकू ने अपना चेहरा ढके हुए कहा, आप हंस क्यों रहे? मुझे गुस्सा आ रहा है। यह सुनकर यश ने उसके चेहरे से हाथ हटाया तो वह उसे घूर रही थी। तभी यश ने झुककर उसके माथे पर किस किया तो उसने अपनी पलकें झुका ली और उसके चेहरे पर हर अंग को चूमते हुए उसके होठों तक आया और अंत में हौले से उसके गुलाबी काट कर कटाव और हल्के से उसके गुलाबी कटावदार होठों को धीरे धीरे अपने होठों से गिरफ्त में ले लिया। इस बार चीकू ने उसका साथ दे रही थी। चीकू ने अपना हाथ जो है मुंह को हाथ से ढक लिया और उसने कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है। तब यह सुनकर यश ने उसके चेहरे के हाथ हटाया और वह उसे घूर रही थी। तभी यश ने झुककर उसके माथे पर किस किया। उसने अपनी पलकें झुका ली और उसके चेहरे के हर अंश को चूमने लगा। ये हो गया था और चीकू इसमें उसका साथ देने लगी उसकी किस में। वे दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरे प्यार से इस खेल को खेलने में लगे थे और एक दूसरे को चूमते हुए ही नींद की आगोश में चले गए। भाई फर्स्ट फ्लोर के छत पर रक्षक ग्रिल से टक्कर खड़ा ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वह किसी का इंतज़ार कर रहा है कि तभी कानों में वो सुना जिसे सुनने के लिए वह तड़प रहा था। कॉफ़ी, कहते हुए महिका ने कॉफ़ी का मग उसके आगे बढ़ा दिया। रक्ष ने उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कान सजाई और महिका को देखते हुए उसके हाथ में कॉफ़ी ले ली। तभी उसने नोटिस किया कि महिका एक ही कप कॉफ़ी लाई है। ये देखकर उसने महिका से कहा,
तुम्हारी कॉफ़ी कहाँ है? उसके पूछने पर महिका ने उसकी कॉफ़ी की तरफ इशारा कर दिया तो वह समझ गया वह क्या चाहती है। उसने महिका को अपने घेरे में लेते हुए कॉफ़ी की सिप लेकर मग को उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह रक्ष के सामने उसकी बाहों में घेरे में खड़ी थी कि तभी उसने रक्ष से मग लेकर कॉफ़ी की सिप ली। दोनों ने इसी तरह कॉफ़ी खत्म की और रक्ष उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रखकर खड़ा हो गया। उनके दोनों हाथ महिका के पेट पर थे और तभी उसने रक्ष के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहा, आप मॉम और डैड को कब बताएंगे? ऐसे सुनकर रक्ष ने मन ही मन खुद से कहा, यह आज सब मुझसे यही सवाल क्यों कर रहे हैं? उसे संभव की बात को याद करते हुए कहा था। फिर महिका की बातों को जवाब देते हुए कहा, मैं जल्दी उनसे बात करूंगा, तुम फिक्र कर मत करो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। यह सुनकर महिका मुस्कुराने लगी कि तभी उसने अपनी गर्दन पर रक्ष के होठों को महसूस किया और खुद को उसकी बाहों में समेटने लगी। रक्ष के हाथ उसकी कमर पर और कस गए। महिका के हाथ भी की पकड़ भी उसके हाथों पर मजबूत थी कि तभी रक्ष ने उसे पलट कर अपने सामने किया और उसके माथे को चूमते हुए उसके ऊपर झुकने लगा। वहीं दूसरी तरफ सांची मिरर के सामने खड़ी थी। उसने नाइट ड्रेस पहना हुआ था और वह अपने हाथों में लोशन लगा रही थी, पर उसका ध्यान न मिरर में दिख रहे अपने अक्ष पर था और न खुद पर। वह संभव की कई बातों को बारे में सोच रही थी कि तभी उसने झुंझलाकर खुद से कहा, समझते क्या है वह अपने आप को? अब क्या कोई इंटर्नशिप भी नहीं कर सकता किसी भी कंपनी में? और उन्हें ऐसा क्यों लगता है मैं कंपनी की इंफॉर्मेशन चुराने गई थी? कुछ भी बेवकूफ़ आदमी, सिर्फ उन्हें मुझ पर शक करना आता है। यह कहकर उसने मुंह बना लिया और अपना फ़ोन लेती बेड पर आ गई और उसने अपने फ़ोन में एक सोशल मीडिया ऐप खोला और उसे चलाने लगी कि तभी उसने चौंकते हुए कहा, व्हाट द हेल, मैंने उनका नाम क्यों सर्च किया? उसने खुद से सवाल किया और स्क्रीन पर दिख रही संभव की फ़ोटो को ढूंढने लगी कि तभी उसने झुंझलाकर फ़ोन बेड पर पटक दिया। फिर कुछ ही सेकंड बाद वह फिर से फ़ोन उठाकर देखने लगी। डिस्प्ले पर अभी भी संभव की फ़ोटो थी, पर अब उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं था, एक हल्का ही भाव था, अलग ही भाव था। वह अब ध्यान से संभव की फ़ोटो को देख रही थी और उसे देखते हुए खुद से बोली, देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हैं, पर अपनी छोटी सी नाक पर इतना अकड़ क्यों रखते हैं? और इनकी आंखें क्या मुझे घूरने के लिए ही बनी है? मैं जानती हूँ तुम कुछ छुपा रहे हो मिस मेलुत्रा, और मैं यह खुद जल्द प्रूव कर दूंगा। सांची ने संभव की एक्टिंग करते हुए कहा और फिर खुद ही हंस पड़ी। वहीं इधर संभव ने अपने एक आदमी से सांची की पूरी डिटेल्स निकालवाने के लिए कह दिया था। वह अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। उसने खुद से कहा, कल तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने होगी सांची मल्होत्रा, पता चल जाएगा कल तुमने SSR क्यों ज्वाइन किया था। अगला दिन साया एक महंगे रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। उसने रेस्टोरेंट को देखते हुए कहा, सांची का दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अब सारा दिन यहीं खड़े रहकर तो हम निकाल नहीं सकते साया। अब यहाँ तक जब आए हो गए तो अंदर भी चली जाओ। यह कहते हुए उसने अपने कदम रेस्टोरेंट के अंदर बढ़ा दिए और अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ गई। उसके बैठने के कुछ मिनटों बाद सांची वहाँ आ गई। उसे देखकर साया खुश हुई और सांची उसके सामने बैठते हुए धीमे से बोली, साया, मैं तुझे कुछ बताने वाली हूँ, प्लीज़ यार मेरी बात सुनकर मुझ पर गुस्सा मत होना। उसकी बात सुनकर साया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों गुस्सा करोगे तुम पर? बताओ क्या? हम क्यों गुस्सा करेंगे तुम पर? बताओ क्या बताना है तुम्हें? यह सुन सांची ने गहरी सांस ली और उसे अपना सच बता दिया। उसका सच सुनकर साया हैरान थी। तुमने मुझसे सच छुपाया सांची? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। एक लाइक जरूर करते जाना। राधे राधे।